हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर हो रही हैं और आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। चैप्टर 3 में हमने इन दी अर्लीस्ट सीरीज़ में बहुत कुछ देखा था और लास्ट में चैप्टर हमारा जो एंड हुआ था वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ जो बरियल्स हमें मिले थे मेंस के और साथ में हमें जानवरों के स्केलेटन भी इसमें मिले थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें मिली हैं अपने अर्लीस्ट टाइम पीरियड में जब उनका वहाँ पर एक्सकवेशन हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है इस बार का, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। यानी जो किताबें हमें मिली हैं और जो हमें बरियल्स मिले हैं, जो मतलब दफने हुए हमें मिले हैं, वो अब हमें क्या बताते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जो लाइब्रेरी में जाता है और टीचर उसको लाइब्रेरी में ले जाती है और लाइब्रेरी में वो जाकर देखता है कि उसकी कक्षा, उसका जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है क्लासरूम से, और वहाँ पे बहुत सी शेल्फ्स हैं जिसमें सारी किताबें भरी पड़ी हैं। और एक कॉर्नर में जो है एक ओल्ड वॉल्यूम्स पर बेस्ड किताब है, यानी एक ऐसी शेल्फ है जहाँ पर बहुत पुरानी किताबें नज़र आ रही हैं। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन, उस कबर्ड को खोलने की कोशिश में टीचर उससे कहती कि ये कबर्ड जो है वे इसमें बहुत स्पेशल बुक्स हैं जो कि बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन पर। डिड यू नो दैट वी हैव सेट ऑफ वेदास का हमारे पास एक सेट है। अब जब इसने वेदास का वर्ड सुना तो मैरी के दिमाग में सवाल आया कि वेदास क्या हैं। मैरी सोचने लगा और अब हम इस जवाब को इसमें चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक बच्चे के साथ और वो सवाल आता है उसके दिमाग में निकल के कि वेदास क्या होते हैं। वेदास को पढ़ लेते हैं कि हमारा एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स है वर्ल्ड में, यानी विश्व का सबसे पुराना एक लिटरेरी सोर्स है हमारा। और हमने कई बार सुना होगा वेदास के बारे में, हमने सुना होगा ना वेदास, हमने सुने हैं कि वेदास क्या होते हैं। तो 4 तरह के वेदास उसमें बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, करीब 3500 साल पुराना है ये। और इसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, इसमें बहुत सी हाइम्स इंक्लूड है जिन्हें कहा जाता है सुक्ता या वेल सेड, यानी कि बेसिकली बहुत ही अच्छी बातें जो इसमें लिखी गई हैं ऋग्वेदा में, उनको हाइम्स कहा गया है। ये हाइम्स जो हैं ये इसमें तारीफ करी गई है, देवी देवताओं की तारीफ करी गई है। 3 तरह के गॉड का यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है कि ये 3 तरह के ख़ास भगवान हुआ करते हैं। अग्नि यानी कि गॉड ऑफ फायर जो अग्नि देवता हैं, इंद्र यानी कि जो वरियर गॉड है, यानी कि एक तरीके से क्षत्रिय या हम कहें मतलब जो वरियर जो योद्धा के टाइप में भगवान है। एक सोमा है जिसका मतलब एक तरीके का जो प्लांट होता है जो स्पेशल ड्रिंक जिससे बनाई जाती है, उसकी बात करी गई है। ये 3 तरह के गॉड की बात करी गई है। हाइम्स को कंपोज किसने किया है, इनको कंपोज किया है सेजेस में। सेजेस यानी कि जो ऋषि मुनि हैं, जो हमने देखे होंगे कभी रामायण जब हमने टीवी पे देखी होगी तो उसमें एक बड़ी सी जंगलों में झोपड़ी बनी हुई होती थी घास फूस की, और उसके बाहर बैठ के कुछ बुजुर्ग यानी दाढ़ी वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, वो ऋषि मुनि कहलाते हैं। वो आपने देखे होंगे सीरियल्स में। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल्स। अब इन हाइम्स को पढ़ाने वाले जो प्रीस्ट होते हैं ना, जो पुजारी, वो बच्चों को पढ़ाया करते नहीं, स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते थे हाइम्स को, और उनको वो रिसाइट कराया करते थे। यानी रिसाइट का मतलब उनको बोलना सिखाते थे और उनको उसके हर एक सिलेबल को जो है वो मेमोराइज कराते थे। यानी एक तरीके से सिर्फ उसको याद कर लेना का ही एक वर्बल मेमोराइज करा देना किसी चीज़ को, वहाँ पर ये प्रोसेस चलती थी टीचिंग्स की। उनके वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और बिट बाय बिट उनको बहुत ही ध्यान के साथ जो है वो उनको मेमोराइज कराया जाता था उन सिलेबल्स को। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर हाइम्स जो थे, यानी कि जो ज़्यादातर सूक्त थे, वो कंपोज होते थे या पढ़ाए जाते थे, सिखाए जाते थे मैन के द्वारा। यानी ये काम जो था वो पुरुषों के द्वारा काम कराया जाता था। यानी ज़्यादातर जो हाइम्स थे वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी जो पढ़ाने वाले हों या जो सिखाने वाले लोग हुआ करते थे, जो कंपोज करते थे हाइम्स, वो मेनली मोस्टली जो थे वो मेंस हुआ करते थे। कुछ कंपोजिशंस जो हैं वो हमें वुमेन के द्वारा भी मिलती हैं।
ऋग्वेद जो कि हमारा 350 साल पुराना ओल्ड है, वैदिक संस्कृत का इसमें इस्तेमाल हुआ है। वो वैदिक संस्कृत आज की संस्कृत से हमारी काफ़ी डिफरेंट है। यानी स्कूलों में आज जो हम जब पढ़ते हैं ना कि पढ़ती पढ़ता पठंती, तो ये संस्कृत जो है ये वैदिक संस्कृत से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। ठीक है, अब संस्कृत और दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई संस्कृत और दूसरी भाषाओं के बीच में क्या संबंध है। संस्कृत जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेजेस की पूरी अपनी एक फैमिली है। उस फैमिली का एक पार्ट है संस्कृत, नोन एज इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन में जो लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं ना, वो पूरी एक फैमिली के तौर पर देखी गई हैं और उस ही फैमिली में से एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है आपके संस्कृत की। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि आसामीज़ है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी है, ये इंडियन लैंग्वेजेस हैं। और कुछ एशियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पर्शियन। एशियन लैंग्वेजेस मतलब नहीं, जो हमारे एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। बेसिकली एशिया से जुड़ा हुआ कौन है हमारा, एक रशिया है और चाइना है, तिब्बत है, इंडिया है, इंडिया के पड़ोसी मुल्क हैं बांग्लादेश, म्यांमार और हमारा ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कुछ मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं हमारी, ये सारे के सारे जो हैं वो एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। और यहाँ पर जो लैंग्वेज निकल कर आई थी यहाँ पर जो थी पर्शियन इस्तेमाल हुई थी, वो एशियन लैंग्वेज हो गई। कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हमारी इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, इटालियन है, स्पेनिश है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस हैं। तो ये बिलोंग करती हैं इसी से, यानी कि ये सारी की सारी जो हमने बताई अभी लैंग्वेजेस हमने जो पढ़ी, ये सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। यानी इनको फैमिली इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉमन हैं, कुछ जो हैं लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉमनली बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं। कुछ वर्ड यहाँ से निकल कर आए हैं जो कॉमनली बोले जाते हैं। अब देख लेते हैं कैसी बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब का सपोज अगर हम वर्ड लें एक मात्र, मात्र संस्कृत में जो होता है वो मदर को कहा जाता है, नहीं माता को कहा जाता है, माँ को कहा जाता है। हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में वो हम माँ यूज़ करते हैं शब्द, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो मदर हम शब्द यूज़ करते हैं। तो इनमें कुछ हद तक आपको सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी, जिसमें क्या नोटिस कर रहे हैं आप, इसको देखिएगा। कह रहे हैं अदर लैंग्वेज यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट में जो दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती थी वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग होती थी। फॉर इंस्टेंस के एग्जाम्पल, दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द टिबेटो बर्मन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो लैंग्वेज वो यूज़ होती थी वो टिबेटो बर्मन थी। टिबेटो बर्मन मतलब यानी कि तिब्बत और ये बर्मा का जो रीजन है यानी म्यांमार का जो रीजन है वो वहाँ की फैमिली से बिलोंग करती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ फैमिली की लैंग्वेजेस कंसी मानी जाती हैं। और जो लैंग्वेज बोली जाती हैं झारखंड में, कुछ लैंग्वेजेस झारखंड में बोली जाती हैं और कुछ सेंट्रल पार्ट में इंडिया की बोली जाती हैं, वो बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से ये बिलोंग करने लैंग्वेज है। अब आप ये समझ लीजिए कि लैंग्वेजेस कितनी तरह की इसमें हमने देख ली। एक हमने देख ली टिबेटो बर्मन फैमिली की लैंग्वेज देख ली हमने, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बोली जाती है। ठीक है, द्रविड़ फैमिली में बोलने वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की हैं, जो सदर्न पार्ट में है बेसिकली नीचे। फिर उसके बाद हमने एक झारखंड में बोलने वाली जो लैंग्वेजेस हैं और जो सेंट्रल पार्ट में जो इंडिया की बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं वो हमारी कहलाती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज की लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। आपने कोई और लैंग्वेजेस सुनी हो तो उसको आइडेंटिफाई करिए और क्या वो बिलोंग करती हैं आपकी फैमिली से, उसको आप देखिए। आगे ऋग्वेद में पढ़ा जाता है कि ऋग्वेद बुक वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। आज की किताब, आज जो हम किताबें पढ़ते हैं, आप भी स्कूलों में किताब पढ़ते हैं तो वो वहाँ के रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, छपी हुई किताबें होती हैं। ऋग्वेद जो थी वो रिसाइट करी हुई थी एंड हर्ड रेदर देन रीड। यानी वो ऋग्वेद जो थे वो बेसिकली वर्बली ट्रांसलेट करे गए, सॉरी वर्बली जो थे वो कम्युनिकेट करे गए थे या वर्बली से ट्रांसफर करा गया था। कहीं पर भी आपको वहाँ पे उसके रिटन जो है वो रिटन एविडेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जब इनका कंपोजिशन हो रहा था, जब ये कंपोजिशन मतलब पहले तो वर्बली चल रही थी और वर्बली तरीके से इनको मेमोराइज कराया जा रहा था, इनको ट्रांसफ़र कराया जा रहा था, इनके हर एक सिलेबल्स को, इनके बिट बाय बिट इनके जो वर्ड्स थे इनके सब को जो है वो वर्बली ट्रांसलेट कराया जाता था। ठीक है, तो पहले वो था। लेकिन जब ये कंपोजिशन हो गई और कंपोजिशन के कुछ शतकों बाद यानी कि कुछ सैकड़ों सालों बाद जो है इनको रिटन करा गया, इनको राइट डाउन करा गया, क्योंकि आसानी हो जाए, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक्सेंट बदल जाता है कहीं ना कहीं हद तक, और
एक कारण यही हो सकता है कि जो हमारी जो आज की जो वैदिक संस्कृत है और जो आज की संस्कृत है वो डिफरेंट होने का वजह एक ये हो सकती है कि एक्सेंट, टाइम बाय टाइम किसी चीज़ में आप जो है वो जब टाइम बीतता है तो कहीं ना कहीं हद तक उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक यही कारण होगा कि वैदिक संस्कृत और आज के संस्कृत में हमारे पास डिफरेंस हमें मिल जाता है देखने को, क्योंकि सैकड़ों साल पहले जो है ये कंपोजिशन हुई, 3500 साल पहले कहीं आपको ये कंपोजिशन मिली होंगी और उसके बाद फिर जो है ये रिटन फॉर्म में उसके कंपोजिशन के सैकड़ों साल बाद उसका कंपोजिशन हुआ, उसको लिखा गया, उसको प्रिंट आउट करा, उसका प्रिंट करा गया, मतलब एक तरीके से उसको लिखा गया, प्रिंट तो नहीं कहेंगे, लिखा गया। तो वहीं पे जाके थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गए। तो जब ये पहली बार कंपोज हुई थी तो उसके सैकड़ों साल बाद जो है इनको लिखा गया था, और अब से करीब 200 साल पहले जो था वो हमें ये प्रिंटेड फॉर्म में दिखती हैं। यानी 200 साल पहले हमारा एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था, प्रिंटिंग्स हमारे यहाँ शुरू हुई थी इंडिया में और बाकी दूसरी जगहों में जो डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे कंट्रीज़, वहाँ पे प्रिंटिंग शुरू हुई और उसी प्रिंटिंग का ये हमें फ़ायदा मिला कि अब से 200 साल पहले ये प्रिंटेड फॉर्म में हमें आज भी ये वेद अवेलेबल हो गए हैं। अब ये बात यह निकल कर आती है कि ये हिस्टोरियंस कैसे स्टडी कर रहे थे ऋग्वेद को, ये इतिहासकार जो थे हमारे, इन्होंने ऋग्वेद को कैसे स्टडी करा था। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लेते हैं कि हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। यानी जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जिन्होंने एक्सकवेट करके उन किताबों को, उन बरियल्स को निकाला, उसको उन्होंने कैसे जो है वो एनालाइज करा, उसको कैसे उन्होंने जो है वो स्टडी करा। उन्हें किताबें मिली होंगी, किताबों में डिफरेंट फॉन्ट हैं आपको पता है, तो वो उन फॉन्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करा, उन फॉन्ट की स्टडी कैसे करी। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने ये कहा कि फाइंड आउट आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश करी, और साथ ही साथ जो कुछ मटेरियल बचे हुए थे, यानी जो कुछ हमें वस्तुएं मिली थी, उनके अवशेष मिले थे, उन्होंने उनको एग्जामिन करा रिटन सोर्स एज वेल, और ये कहाँ से लिखे गए हैं, किसने लिखे गए हैं, किस तरह से इनको लिखा गया है, इसके पूरे बाकायदा डिटेल को, इसके पूरे सोर्सेज को जो है वो उन्होंने एग्जामिन करा। अब हम देखते हैं कि कैसे ऋग्वेद को स्टडी करा गया। कुछ हाइम्स जो ऋग्वेद में हैं वो हमारी फॉर्म्स ऑफ डायलॉग्स में है, यानी कि एक तरीके से वाद में है, यानी मतलब कन्वर्सेशन हो रही है, उसके फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। हाइम्स को ऋग्वेद में जो है वो डायलॉग्स के फॉर्म में लिखा गया है। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers Bias and Satluj that were worshipped as goddess। यानी इसमें अब जो डायलॉग की बात करी ना, मैंने जो कहा कि कन्वर्सेशन के थ्रू इसमें ऋग्वेद में लिखा गया है, और इसमें कन्वर्सेशन का एक एग्जाम्पल जो दिया गया है वो दिया गया है कि जो विश्वामित्र थे, जो कि एक सेज थे, यानी कि ऋषि मुनि विश्वामित्र नाम के, उनकी एक वार्तालाप दिखाई है, उनका एक कन्वर्सेशन दिखाया है दो नदियों के साथ वो कैसे बातचीत कर रहे हैं। सतलज और ब्यास नाम की जो नदियां हैं, इनके साथ वो किस तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और इन ब्यास और सतलज को जो है वो पूजा जाता था, गॉडेस, इनको देवी माना जाता था इन नदियों को। तो उनके साथ ये किस तरीके की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक तरीके की बातचीत कर रहे हैं, उसको इन हाइम्स में दिखाया गया है। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक इमेज पर नज़र डाल लेते हैं। ये एक इमेज है मैन्युस्क्रिप्ट की ऋग्वेद से आपको ये मिलती हैं पांडुलिपि, यानी मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद से। ये मैन्युस्क्रिप्ट हमने अभी देखा, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ऋग्वेद की लिखी गई है बिर्च बार्क पर। ये हमने पीछे पढ़ा है चैप्टर्स में कि जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं वो बिर्च बार्क पर लिखे जाते थे। पेड़ों की जो छाल है, खास तरह का एक पेड़ बिर्च नाम का, उसकी छाल पर ये लिखे जाते थे, और इसको पाया गया है कश्मीर में करीब 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद, यानी 150 साल पहले इनको प्रिंटेड फॉर्म में छापा गया, यानी कि इनको प्रिंट करा गया है, ताकि एक अच्छा एविडेंस हमारे पास रहे। ठीक है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। प्रिंटिंग तो हुई साथ में, जो 150 साल पहले ये आपकी मिली हैं उस पेड़ की छाल पर, तो इनको प्रिंटेड करना शुरू कर दिया। प्रिंटेड का मतलब इनकी पेपर पर मशीनों के द्वारा जो है वो प्रिंटिंग होने लगी इनकी, और साथ ही साथ जो है वो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुआ। और आज हमें ये कहाँ मिलेगी देखने को, ये आज हमें मिलेगी पुणे महाराष्ट्र की एक लाइब्रेरी में, हमें ये पांडुलिपि यानी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट हमें देखने को मिलेगा।
अब हम बात कर लेते हैं वही कन्वर्सेशन की जो चल रही थी विश्वामित्र और दो रिवर्स के साथ इनका क्या कन्वर्सेशन चल रहा था, हम उसकी बात करते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ओ नदियों, इन नदी से बात करते हुए कह रहे हैं, पर्वतों से बाहर निकलकर ऐसे आती हैं जैसे ही बहुत तेजी से चलते हुए घोड़े हों, या फिर दो चमकदार गाय जो अपने बछड़ों को चाटने के लिए आती हैं। तो ये उन नदियों से आह्वान करा जा रहा है, एक तरीके से रिक्वेस्ट करा जा रहा है कि माउंटेन से जो निकलने वाली बहुत तेज़ रफ्तार की जो नदियां हैं उनसे आह्वान करा जा रहा है कि आप जो है वो मूव लाइक अ चैरियट टू द सी, यानी कि आप समुद्र में मिलने के लिए आप रथ की रफ्तार से आती हो, रथ। थ्रू द पावर ऑफ द इंद्र की पावर के इंद्र की पावर के द्वारा आप जो है वो नदियों से मिलने के लिए रथों की रफ्तार के साथ नदियों में मिल जाती, नदियों में या समुद्र में आप मिल जाती हो। आप जो है वो पूरी लबालब पानी से भरी हुई होती है और यूनाइट करने की कोशिश करती हो एक दूसरे के साथ। आपस में नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर वो कोशिश करती हैं मिलने की। अब रिवर का ये जवाब आ रहा है कि वी यानी कि हम, जो कि पूरी तरह पानी से भरे हुए होते हैं, हम जो हैं वो गॉड के दिखाए हुए पाथ पर ही जो है वो फ्लो करते हैं, जो हमारे लिए बना हुआ है पाथ, हम उसी के हिसाब से फ्लो करते हैं। एक बार हम फ्लो स्टार्ट कर देते हैं अपना तो हम रुकते नहीं हैं। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तो तुम हमसे क्यों प्रे करते हो, क्यों तुम हमसे प्रे करते हो। विश्वामित्र यहाँ पर कहते हैं कन्विंस, उनको सिस्टर मानते हुए कहते हैं, मेरी मेरी बात सुनिए। नदियों से कहते हैं, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद इट्स चैरियट एंड कार्ड्स लेट योर, यानी कि जो सिंगर्स, यानी कि जो चैरियट में बैठने वाले जो कुछ लोग होते हैं जो सिंगर्स हैं, उनसे उनको उनके बारे में कह रही कि वो सिंगर जो बहुत दूर से आते हैं अपने रथों में और कार्ट में बैठकर आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपका पानी जो है, नदियों का जो पानी है वो एक्सल से ऊपर ना उठे, जिससे कि हम आसानी से जो है वो रोड क्रॉस कर सकें। यानी इनको बेसिकली जो था ये कि इनको रथ अपना क्रॉस करना था नदियों के थ्रू। तो वो नदियों से आह्वान कर रहे हैं कि आप अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीरे कर लीजिए ताकि आपका पानी हमारे पहियों के एक्सल के ऊपर, एक एक्सल एक हमारा एक गाड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिकली जो मोटर व्हीकल होते हैं उनका एक्सल अलग होता है और ये चैरियट का एक्सल जो है वो अलग तरीके का है। तो पानी हमारे उस एक्सल के ऊपर ना जाए, ताकि क्योंकि वरना अगर ऊपर चढ़ जाएगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी कार्ड को या चैरियट को, रथ को पार करने में नदी को। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पानी हमारा थोड़ा, पानी जो है वो आपका थोड़ा सा नीचे रहे कि हम आसानी से रोड क्रॉस कर सकें, आसानी से नदी क्रॉस कर सकें, सॉरी। तो रिवर कहती है हमने आपकी प्रेयर को सुन लिया और आप आसानी से जो है वो क्रॉस कर सकते हो नदी को, यानी कि पानी को आसानी से, नहीं ब्यास और सतलज नदी से आप पार जा सकते हो। अब हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट करा दिस हाइम को कि वो कंपोज करी गई थी एरिया में जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर नदी बहती है भाई वहीं से तो ये बात निकलेगी आगे सारी की सारी। अब उन्होंने सजेस्ट करा, जब इन्होंने ये हाइम की बात सुनी तो उन्होंने ये सजेस्ट करा कि सेज जो थे वो इस सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ पर घोड़े और काव, यानी जो घोड़े और गाय को अहमियत दी जाती है। दैट इज़ वाई द रिवर आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काव, इसीलिए रिवर्स को जो है वो हॉर्सेज और काव की तरह कंपेयर करा गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हमें। आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे एक सवाल आता है कि आप क्या सोचते हैं, डू यू थिंक, आप जो है ये सोचते हैं कि चैरियट जो है वो इम्पोर्टेंट है, रथ जो है वो इम्पोर्टेंट है। रीजंस दीजिए अपने आंसर को, अपना आंसर दीजिए इस बारे में, अपना आंसर दीजिए। कोई ऐसे और वर्सेस फाइंड आउट करिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मेंशन करे गए हैं वो। कुछ और रिवर्स की बात कर रहे हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी जिसको हमने मैप में देख लिया था, स्टार्टिंग में ही हमने मैप में देख लिया था। सरस्वती की बात कर रहे हैं रिवर की, इज ऑल्सो नेम्ड द हाइम्स, हाइम्स में इन हमें सूक्तों में जो है वो सरस्वती रिवर के बारे में पता चलता है। गंगा और यमुना का भी एक बार जिक्र किया गया है इन्हीं वेदों में, यानी इन सूक्ताज में, ऋग्वेद में। ठीक है, मैप की बात करें तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में आपको बताया है, आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी तो आपको पता होगा जो ऋग्वेद में मेंशन करी गई हैं। आगे हम देख लेते हैं कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट के बारे में देख लेते हैं, यानी कैटल्स का मतलब जो जानवर, मवेशी वगैरह, और घोड़े और रथ, इनके बारे में देख लेते हैं। कुछ देर आर मेनी प्रेयर्स एंड ऋग्वेद में बहुत सी प्रेयर्स हैं कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली खास तौर पर लड़कों के लिए, और कुछ घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स,
घोड़ों को जो था वो जोड़ों के रूप में रथों में बांध दिया जाया करता था और उन रथों का इस्तेमाल होता था बैटल्स में यानी युद्ध में। हॉर्सेस और योग्ड का मतलब यानी यहाँ पर ये है कि घोड़ों के जोड़े बनाकर, या तो यह मतलब 2 घोड़े होंगे एक रथ में, या एक रथ में 4 घोड़े होंगे या 6 घोड़े होंगे। मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं, वरना तो इससे ज़्यादा तो मुझे तो लगता नहीं इससे ज़्यादा कभी होते होंगे। लेकिन ये मतलब है कि घोड़ों को जोड़ों में बना जोड़ा जाता था रथ में, ताकि उनका इस्तेमाल हुआ बैटल्स में, जो कि बैटल्स होती थी विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, यानी जो युद्ध होते थे वो कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, मवेशियों को जो है वो पकड़ने के लिए युद्ध होते थे। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, ज़मीनों के लिए लड़ाइयाँ होने लगीं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती थी फॉर पास्चर्स के लिए एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली, यानी ज़मीनों पे लड़ाइयाँ होने लगीं ताकि वो आसानी से जो है वो मतलब जो है वो खेती बाड़ी कर सकें और अपनी फसलों को पका सकें, जैसे कि बार्ले टाइप की हो गई। कुछ बैटल्स जो हैं वो पानी के लिए लड़ाई लड़ने लगे, पानी के लिए लड़ाइयाँ होने लगीं, कुछ बैटल्स ऐसी हुई, कुछ बैटल्स जो हैं वो लोगों को कैप्चर करने के लिए हुई। तो डिफरेंट टाइप्स की बैटल्स उस टाइम पे हुआ करती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स। अब हमने अभी ये पढ़ा ना कि जो बैटल्स हो रही थी, तो ये बैटल्स जो है वो बहुत सी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए हो रही थी, और उन बहुत सी चीज़ों में लोग भी हो गए, आपका ज़मीन भी हो गई, फसलें भी हो गई, लोग भी हो गए, साथ ही साथ उसमें वेल्थ भी हो गई। तो जो वेल्थ मिलती थी उन्हें, जो भी उन्हें धन दौलत मिलती थी जीतने के बाद, तो उनमें से कुछ तो जो थी वो प्रीस्ट को दे दी जाती थी, यानी पुजारियों को, और बाकी बची हुई जो थी वो लोगों में बांट दी जाती थी। अच्छा, 3 लोगों में बंटती थी। जो वेल्थ वो जीतते थे युद्ध के बाद, वो बढ़ती थी लीडर्स में। कुछ लीडर्स रख लिया करते थे, जो नेता वगैरह होंगे या उसमें जो भी जिन्होंने जीती होगी उनके हिस्से में कुछ चली जाती थी, कुछ जो थी वो पुजारियों के हिस्से में चली जाती थी, और बाकी जो बचती थी वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। कुछ वेल्थ का इस्तेमाल करा जाता था यज्ञनाज को परफॉर्म करने में, यानी या सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए, यानी यज्ञ वगैरह या जो हवन होते हैं उनको परफॉर्म करने में जो भी वेल्थ, खर्चा पानी थोड़ा बहुत जो लगता होगा वहाँ पर वो पैसा धन दौलत लग जाती होगी ऑफरिंग करने में। इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, यानी इसमें आपको पता ही है यज्ञ जब भी होते हैं तो वो अग्नि के थ्रू ही होते हैं। छोटा सा जो होता है वो हमें एक वो जो अभी हमने अर्लीस्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था पीछे कि हमें वहाँ पे कुछ साक्ष्य अग्निकुंड मिले थे, जैसे कहा जाता है, हाँ अग्निकुंड। तो वो अग्निकुंड किस लिए थे? वो अग्निकुंड वहाँ उसमें अग्नि जलती थी, और अग्नि जलती थी तो उसमें हवंस हुआ करते थे। तो उस हवंस में ही जो है वो उन्हीं हवंस को कराने के लिए जो था वो वेल्थ का इस्तेमाल होता था। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, यानी जो ये यज्ञ होते थे, ये जो हवन होते थे, ये देवी देवताओं के लिए ही होते थे। और इनमें जो था इन यज्ञ को कराने के लिए इसमें घी और अनाजों का, और कुछ केसेस में जो था वो एनिमल्स की ऑफरिंग की दी जाती थी, यानी इनको सेक्रीफाइस करा जाता था। आप देखते हैं ना यज्ञ होते हैं तो उसमें अनाज डालते हैं, उसमें घी डालते हैं पंडित जी, तो इस तरीके के। और कहीं कहीं पर जो था वो एनिमल का सेक्रीफाइस दिया जाता था, यानी कि उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन द वॉर्स, बहुत से लोग जो थे वो युद्ध में हिस्सा लिया करते थे। खास तौर पे आदमियों की बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी कि पूरी एक तैयार फौज हो, मतलब नहीं, ऐसा कोई फिक्स फौज नहीं थी कि हमारे इस जो है कि हमारे पास जो है वो सिर्फ इतनी आर्मी रहेगी। कम से कम ये कहें कि 5,000 हमारे पास सैनिक होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट, कुछ असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पर लोग मिला करते थे, डिस्कस करा करते थे युद्ध के मसलों के बारे में और शांति के बारे में, यानी कैसे हम, अगर हम जीत रहे हैं, अगर हमें बैटल करनी है तो उस बैटल के ऊपर प्रॉपर प्लानिंग होनी है, हमें कैसे शांति स्थापित करनी है उसके ऊपर हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती थी। उस टाइम पे उनको ये सारी चीज़ें डिस्कशन होता था, सारी असेंबलीज, एक मीटिंग हुआ करती, सभा हुआ करती थी। Those also choose leader, they also choose leader who were often brave and skillful warriors। और उनमें से जब मीटिंग्स होती थी तो बहुत सारी प्लानिंग वगैरह हुई, तो उसी प्लानिंग में जो है वो लीडर्स चुने गए जो ख़ास तौर पे जो बड़े ही बहादुर और काफ़ी स्किलफुल, यानी उनमें कुशलता पूर्वक जो है वो लड़ने की क्षमता हो, इस तरह की क्वालिटीज़ के जो है वो लीडर चुने जाया करते थे। ठीक है, मुझे लगता है इस वीडियो को अब हम यहीं रोक देते हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में जो है वो हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब ए पीपल।
किस तरीके से लोगों को डिस्क्राइब करा गया, उनके लिए क्या शब्दावली इस्तेमाल करी गई, इस टॉपिक को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे और उसी पार्ट में जो है वो कोशिश करूँगा कि चैप्टर में ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो